देखिए आज आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सम। ठीक, ये जो टॉपिक है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में और बीएससी फाइनल ईयर में आपका चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, उसका ये आपका एक टॉपिक है। इस पे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जब आप टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आप बैठेंगे और एलटी ग्रेड के एग्जाम में आप बैठेंगे, वहां भी इससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बात क्लियर है? आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे कि आपने आज से पहले उसे पढ़ा ही नहीं होगा, उस तरीके से करके। बात समझ आ रहा है? बस जो मैं आपको स्टेप फॉलो करने के लिए बोलूंगा, आप उन स्टेप्स को लगातार फॉलो करेंगे। बात समझ आ रहा है? ठीक है ना? दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन देखकर यह भी सिखाएंगे कि आप सीधा आंसर का कैसे यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है ना? तो हम काम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे स्टेप्स होंगे वैसे वैसे हम उस स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। बात क्लियर है? अब हमें उसे फॉलो कैसे करना है या फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, उस चीज को सीखना है। सबसे पहला काम हमारा यह होगा। बात क्लियर है? जैसे कि तो मैं आपके सामने स्टेप लिखता हूं, स्टेप को आप ध्यान से देखना। आपके पास टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ अ सम। ये आपके टॉपिक का नाम है, ठीक है ना? अब इस तरीके से हमारे पास दे रखा होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट समेशन r इक्वल टू k1 से k2। ठीक, f r अपॉन n डॉट 1 अपॉन n इक्वल टू, आप इसे इस तरीके से लिखते हो कि a से b fx dx। बात क्लियर है? अब ये चीज आपके पास आती कहां से है, यानी कि आप इसे इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आपका जो इंटीग्रेशन का लिमिट है a से b, इट मींस लोअर लिमिट और आपका अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट कैसे बनेगा और ये आपका अपर लिमिट कैसे बनेगा। बात क्लियर है ना? तो और हमारे पास फंक्शन है यहां से f r अपॉन n डॉट 1 अपॉन n, और उस केस में लिमिट कितना दे रखा है, n टेंड्स टू इंफिनिट। तो हमारा ये बनेगा कैसे इससे? बात समझ आ रही है? तो आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है, जिन स्टेप्स को आपको समझाया जाएगा। सही है ना? तो आप काम क्या करेंगे कि पुट जो आपका r अपॉन n है ये होगा आपका x, और जो आपका ये 1 अपॉन n है ये होगा आपका dx। बात क्लियर है? यानी कि जहां आपके पास, जैसे हमारे पास r अपॉन n है, इसे क्या रखा हमने x, और जो आपका 1 अपॉन n है इसे क्या रखा आपने dx। ये आ गया। अब मसला यह है कि जो हमारे पास ये लिमिट है a से b, ये कैसे आएगी लिमिट, इसे देखकर। अब इसे देखकर लिमिट अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से आपको उस लिमिट को लिखकर दिखाना है, ठीक है ना? वो देखिए, अब a इक्वल टू n टेंड्स टू इंफिनिट k1 अपॉन n, b इक्वल टू n टेंड्स टू इंफिनिट और k2 अपॉन n, इस तरीके से करके। बात क्लियर है? यानी कि जो आपके पास लोअर लिमिट जो बनेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं a, यानी कि n टेंड्स टू इंफिनिट, यानी कि उसका लिमिट, और k1 को किससे डिवाइड कराएंगे, ऐसे b के लिए आप काम क्या करेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिट, और k2 को किससे डिवाइड कराएंगे आप, n से डिवाइड करेंगे। तो वो आपकी लोअर और आपकी अपर लिमिट बनेगी। अब वो लोअर और अपर लिमिट बनेगी किस तरीके से, अब मैं ये बात आपको क्वेश्चन में डाल के समझाता हूं। बात क्लियर है? कैसे, देखिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है आपके पास
show that the sequence of action where action is given by 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 2, 1 upon n plus 3 plus डॉटेड प्लस 1 अपॉन n प्लस n, ये आपके पास आपको दे रखा है। बात क्लियर है? अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक। आपका xn, इसे आप समेशन r इक्वल टू 1 से इंफिनिट और 1 अपॉन n प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख दिया आपने इसे? r की जगह जब आप 1 रखेंगे, जब r की जगह 2 रखेंगे और r की जगह जब 3 रखेंगे, डॉटेड करके जब आप r की जगह n रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो हमने जो हमारे पास ये एक्सपेंशन है, जो एक सीरीज बनी हुई है, उसे मैंने इस फॉर्म में ले जाकर लिख दिया। बात क्लियर है? अब आप काम क्या करेंगे? हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट और xn इक्वल टू, ठीक, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट समेशन n इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन n प्लस r, ये आ गया आपके पास, राइट। अब मुझे ये फॉर्म चाहिए। इस फॉर्म को बनाने के लिए आप काम क्या करेंगे? आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट आपका ऐसे ही, ये r इक्वल टू 1 से n, मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? n कॉमन हो जाएगा ना। जब मेरा ये n कॉमन हो गया तो मेरे पास यहां बचेगा 1 प्लस r अपॉन n। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, a और b कैसे बनेगा आपका। मैंने यहां लिखा है कि a इक्वल टू n टेंड्स टू इंफिनिट k1 अपॉन n, राइट। अब ध्यान से देखिए, k1 का वैल्यू कितना है मेरे पास? यही तो k1 है ना मेरा भाई। मैंने जब भी फॉर्मूला अप्लाई किया था तो मैंने इसे k1 कहा था, नहीं कहा था? तो मेरे पास k1 का वैल्यू कितना है? ये दे रखा है, ठीक। तो 1 अपॉन n। अब मैं ये लिमिट जब यहां अप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन इंफिनिट, और वो क्या होता है आपका? a आ गया मेरा। अब b के पास पहुंचिए, n टेंड्स टू इंफिनिट k2 अपॉन n, राइट। अब k2 कितना है आपका? n अपॉन n, इससे कैंसिल होकर कितना आ गया? यहां लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट ना। अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम किस तरीके से। इंटीग्रेशन लिमिट a से b, a कितना है मेरा? 0, b कितना है मेरा? 1। बात क्लियर है? ये आ गया आपका 1, ठीक। फॉर्मूले में होता है fx dx, सही है ना। तो r अपॉन x को क्या रखेंगे हम? ये 1 ऐसे ही, r अपॉन n कितना हो जाएगा मेरा? x, और जो ये 1 अपॉन n जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? dx। बात क्लियर है सबको? पक्का? आगे चलूं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, जब आप इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा? log 1 प्लस एक्स, लिमिट अप्लाई करिए, log 1 प्लस 0 माइनस log 1 प्लस 0, और यहां आपका गलती से 0 हो गया, 1 है, राइट। ये log 2 माइनस, और ये log 1, log 1 का वैल्यू तो कितना बचेगा? log 2, राइट।
अब आप दूसरी बात ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसने कहा शो दैट द सीक्वेंस एक्सएन वेयर एक्सएन इज गिवन बाय दिस, और फिर इसने आपको ये लिखा है, एक सीरीज लिखकर दी हुई है आपके पास। तो क्वेश्चन में इसने कहा है कि ये आपका इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट है। क्या बोला है, कन्वर्जेंट है। अब सुनिए ध्यान से, जब ये कन्वर्जेंट है तो आपके पास फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए, और डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। बात क्लियर है। जब हम टेस्ट पढ़ते हैं तो वहां हम क्या चेक करते हैं कि आपका फंक्शन 1 से लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल टू। जब आप सीक्वेंस को पढ़ते हो और वहां डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की बात करेगा आपसे क्वेश्चन में, तो आपको केवल यह चेक करना है कि आपका फाइनाइट है या आपका इनफाइनाइट है। तो आपके पास आया ये log 2। अब log 2 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट। जब log 2 आपकी फाइनाइट है तो ये क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट। बात क्लियर है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, कन्वर्जेंट, फुल स्टॉप। बात क्लियर है ना। इससे आसान नहीं मिलेगा आपको कहीं। हमें यह भी याद नहीं रखना है कि हमारा लिमिट क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आपको मैंने लिमिट भी निकालना सिखा दिया कि आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनेगा कैसे। फिर मैंने आपको यह भी सिखाया कि यह फॉर्मूला कैसे बना है, आपका fx कैसे लिया गया, आपका dx किस वैल्यू को dx मानते हैं हम। बात क्लियर है ना। चले आगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए सब ध्यान से, जैसे आपका ये क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले काम क्या करना था कि इसमें से n कॉमन लिया हमने। n कॉमन लेने के बाद अब इसकी लिमिट बनाएंगे आप। तो मैंने कहा a इक्वल टू k1 अपॉन n। k1 कितना दे रखा है आपके पास 1, आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। 1 अपॉन इनफाइनाइट किसके बराबर आ गया आपका, 0 के इक्वल आ गया, राइट। अब इसके बाद b निकालेंगे आप। b के लिए फिर आपने k2 अपॉन n किया। k2 कितना दे रखा है आपके पास 4n, यहां लिख दिया। n से n कैंसिल, इक्वल में कितना हो गया आपका 4, ठीक। आपके पास ये लिमिट बन गई 0 से 4, 1 अपॉन ये 1 ऐसे ही, r अपॉन n को क्या लिखते हैं हम x, ये आ गया। 1 अपॉन n को क्या लिखते हैं हम dx, ये आ गया। इसका जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस x। अब लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0। बात क्लियर है ना सभी को। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कितना हो जाएगा आपका log 5 और ये कितना हो जाएगा log 0। तो ये आ गया आपके पास log 5, ये आपका आंसर। अब एक मिनट आप बात ध्यान से समझिए, आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है इसका। आप सीधा क्वेश्चन को देखकर पर्टिकुलर आंसर कैसे बनाएंगे इसके। अब ये चीजें बोर्ड पे समझिए। यहां आपके पास n का वैल्यू कितना है, n के साथ में कोएफिशिएंट कितना है ये बताइए मुझे, 1। तो आंसर कितना है आपके पास log 2 आया ना, यानी कि एक बढ़ के आया ना। यहां आपके पास n में कितना है 4 है ना, आंसर क्या है आपका log 5। बात क्लियर है या नहीं है। अगर मान लीजिए यहां log 6 होता तो यहां कितना आता 7। अगर यहां log 5 होगा तो यहां कितना आएगा, सॉरी यहां आपका n के साथ कोएफिशिएंट 5 दे रखा होगा तो कितना आएगा आपके पास 6। सबको क्लियर है बात, पक्का। तो आप क्वेश्चन को देखकर भी आंसर टिक मार सकते हैं। बात क्लियर है या नहीं। क्यों हितेश, हितेश यही मिलेगी ये चीज आपको, ये कहीं और नहीं मिलेगा। अगर ये 1 अपॉन n प्लस r वाली कंडीशन ना हो तब, ये कंडीशन ना हो, अगर नहीं है तो हमें बनानी है ये कंडीशंस। जैसे यहां नहीं दे रखी थी, मैंने कंडीशंस बनाई कॉमन लेने के बाद। बात समझ आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये है, मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करता हूं। आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास ये इस तरीके से दे रखा है, केवल इसमें n है ही नहीं आपका। बात समझ आ रही है। तो आप उस केस में क्या काम करेंगे, n से आप इसे डिवाइड करेंगे और n से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो n रहेगा तो अपॉन में ही ना। बात क्लियर है ना। तो ये dx बना देगा और ये आपका x बना देगा।
बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके का कराते हैं, आप पहले से कॉपी करिए आराम से, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है आपका, शो दैट sequence of xn defined by xn equal to 1 plus 1 upon 2, 1 upon 3 plus dotted plus 1 upon n. For all small n belong capital N is not convergent. अब कन्वर्जेंट नहीं होगा तो क्या होगा ये आपका डाइवर्जेंट। तो देखो इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन ने कहा है कि नॉट कन्वर्जेंट, ये सीधा सीधा ये भी तो लिख सकता है ना कि डाइवर्जेंट होगा। भाई आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि ये डाइवर्जेंट है, बट इसने नहीं कहा, इसने कहा नॉट अ कन्वर्जेंट, तो इट मींस डाइवर्जेंट। बात घुमा फिरा के वही है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास xn इक्वल टू क्या है 1, 1 upon 2, 1 upon 3 डॉटेड 1 upon n, राइट। आप इसे ऐसे लिख सकते हो r इक्वल टू 1 से n और 1 upon r। क्यों? r की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा, r की जगह आप 2 रखोगे तो आएगा, डॉटेड करके n टाइम पहुंचेंगे ना। अब लिमिट n tends to infinite xn equal to limit n tends to infinite summation n r equal to 1 से n और 1 upon r, राइट। अब आप इसमें क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम कि लिमिट n tends to infinite ऐसे ही, और ये r equal to 1 से लेके n भी ऐसे ही। यहां पर आप n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर है? अब इसके बाद आप काम क्या करेंगे? इसकी लिमिट बनाएंगे। तो इसकी लिमिट सेम बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे इसका लिमिट दे रखा है आपके पास। बात क्लियर है ना आपको? तो हम काम क्या करेंगे फिर? लिमिट 0 से 1, ठीक। इसे क्या लिखेंगे? x, और 1 अपॉन n को क्या लिखेंगे? dx। log x, इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट अप्लाई करिए, log 1 माइनस log 0, ठीक। अब log 1 कितना होता है और log 0 कितना होता है? माइनस का इनफाइनाइट, राइट। जब क्योंकि आपका ये माइनस था और log 0 की वैल्यू माइनस इनफिनिट होती है, तो इसे इसके साथ कैलकुलेट कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये इनफाइनाइट। अब वैल्यू फाइनाइट आएगा तभी तो कन्वर्जेंट होगा ना, बट इसने कहा नॉट कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट के लिए बोला इसने, जब हमसे इसने डाइवर्जेंट के लिए बोला तो हम क्या आएगा? इनफाइनाइट में क्या होगा आपका? डाइवर्जेंट। तो आप यहां ये लिख सकते हो कि क्या है ये आपके पास? डाइवर्जेंट। बात क्लियर है? या दैट इज करके इस तरीके से लिख के दिखा सकते हो आप कि नॉट कन्वर्जेंट। बात क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। कॉपी करिए इसे। तो ये आपके पास है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट r इक्वल टू 1 से 5n अपॉन 1 अपॉन n प्लस r, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है ना। आंसर मैंने भी डायरेक्ट लिखने सिखाया ना। क्या आएगा इसका आंसर? log 6 है, राइट। किस तरीके से? देखिए आपको डायरेक्ट भी सिखा देते हैं कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक बनेगी? 0 से 5 और फिर 1 अपॉन 1 प्लस x dx, ठीक। बस इतना सा चेंज है इससे और इससे जो पहले क्वेश्चन कराए हैं कि उनका लिमिट चेंज हो गया है। अब आप इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? log 1 प्लस x और 0 से 5, लिमिट अप्लाई करोगे log 6 और log 1 बचेगा, तो log 6 और log 1 की वैल्यू 0, तो उसे लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? सब समझ आ रहा है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए फिर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू लिमिट n tends to infinite n plus 0 n plus 1 n plus 2 plus 3n। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। बात क्लियर है ना? आपको किस तरीके से चलना है क्वेश्चन में? हमने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट ऐसे लिख दिया, n प्लस 0 n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस डॉटेड। इसे आप ऐसे लिख सकते हो n प्लस 2n 3n को। भाई आपका यहां तो n चलेगा ना, राइट ना? तो लास्ट टाइम तक n चलेगा। अब जो आपका 3n आप उसे ऐसे करके लिख सकते हो 2n। बोलो अब आप जब इसका लिमिट बनाएंगे तो सीधा लिखना सिखाते हैं 0 से 2। बात क्लियर है? और ये बनेगा आपके पास 1/1 प्लस x और dx। इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, ठीक? अब इसका जब आप इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस x और लिमिट 0 से 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो log 3 माइनस का log 1 तो कितना हो जाएगा ये log 3 और log 1 की वैल्यू 0। सीधा अब देखो आंसर यहां से ही सीधा निकल जाएगा आपको। यहां देखिए आप सीधा इसे, आपके पास ये 2n है, ठीक? तो आपका जो लिमिट बनेगा 0 से 2। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट कराते हैं तो आपका जब लॉग में आंसर आएगा तो आप एक बढ़ा के लिखते हैं ना, तो जब यहाँ 2 है तो कितना आएगा यहाँ 3। सिंपल। भाई इससे भी आसान मेथड मिलेगा क्या आपको? अब बात क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ना कि लिमिट एंड सम के क्वेश्चन को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? कोई डाउट किसी को? पक्का?